नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपीपीएससी आरओ आरओ का जो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और इस प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल उसी तरह पिछली जैसे क्लासेस में प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस आए हुए थे, उसी तरह इसमें भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसको आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इच्छुक का तद्भव बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव, तत्सम, ये सब पर्यायवाची और ये सब सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें 6 टॉपिक को कवर करके एक बहुत ही मतलब हाई एल्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको बनाया गया है और एकदम एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस ये बनाए गए हैं। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं इन प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं कि यहाँ पे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। उसी पैटर्न पे इस पेपर को तैयार किया गया है और बहुत ही ये हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम 27 जुलाई को आरओ का जो एग्जाम है उसमें। तो आइए हम लोग केवल यहाँ पे 60 प्रश्नों का हिंदी का सामान्य हिंदी का जो प्रश्न आते हैं उसके यहाँ पे प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सारे एक एक ऑप्शंस का यहाँ पे एनालिसिस भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहला है इच्छु। इच्छु का तद्भव है। तो इच्छु का तद्भव शब्द क्या है। इच्छु एक तत्सम शब्द, और तत्सम शब्द क्या होता है, वह शब्द जो संस्कृत से विकसित होकर सामान्य बोलचाल की भाषा में बदल गए हैं। यानी जो संस्कृत में पहले संस्कृत में वर्ड्स यूज किए जाते थे, उसके बाद जो समान बोलचाल की भाषा में उसको परिवर्तित होके बन गया है। तो इच्छु ये संस्कृत की भाषा यानी तत्सम शब्द है। अब इसका हम लोग को तद्भव शब्द इसमें से देखना है। तो समान बोलचाल की भाषा में गन्ना भी बोलते हैं, ईख भी बोला जाता है। और यहाँ पे इच्छु का यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईख। यानी इच्छु का तद्भव शब्द है ईख है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। अब यहाँ भी तद्भव बताना है। ऑप्शन है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास और उजास। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसमें से कौन सा तद्भव बताना है। तो ये जो उल्लास देख रहे हैं, ये उल्लास, उच्छ्वास और यहाँ पे निश्वास, ये क्या है, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उल्लास, उच्छ्वास और निश्वास कहीं भी पूछ ले तो ये तत्सम शब्द है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे उज्जवास, ऑप्शन डी हम लोग का सही होगा। उज्जवास क्या है, ये तद्भव शब्द है। अब ये उज्जवास किस संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर उज्जवास बना है। तो ये जो होता है उद मतलब क्या होता है, ज्योति, ज्योति होता है। उद मतलब ज्योति या उज्ज्वला जो कह सकते हैं उसको, उज्ज्वला होता है। से ये विकसित होकर के उज्जास बना है। यानी कि इसका उज्जास का अर्थ होता है, अरे उज्जास उद से बना है, उद से उज्जास बन के आया है और उज्जास का मतलब होता है ज्योति या उजाला, यानी ऑप्शन डी सही होगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रुख। रुख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि रुख है क्या। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर नहीं जानते हैं तो आगे देखिए हम बताते हैं। रुख का मतलब होता है पेड़। रुख का क्या मतलब होता है, रुख का मतलब होता है पेड़, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विटप। विटप क्या होता है, ये वृक्ष यानी पेड़ को ही बोला जाता है। यहाँ पे प्रसून, प्रसून का मतलब फूल होता है, ठीक है। प्रसून का मतलब फूल होता है, ठीक। विटप का मतलब पेड़ ही होता है यानी वृक्ष होता है। यहाँ पे तड़का, तड़का क्या है, यहाँ पे तड़का ये छौंका से है, जो दाल और सब्जी फ्राई की जाती है उससे संबंधित है ये तड़का से। और यहाँ पे हेरंब, हेरंब क्या है, ये भगवान गणेश का एक नाम है, यानी भगवान गणेश का पर्यायवाची है हेरंब। तो अब भगवान गणेश का पर्यायवाची में एक इसको भी ऐड कर लीजिए, जैसे लंबोदर, गणेश, गजानन, ये सब है, उसके में हेरंब भी अगर कहीं आपने गणेश का पर्यायवाची लिखी हो तो वहाँ पे लिख लीजिएगा। हेरंब मतलब गणेश की पर्यायवाची है। अब यहाँ पे रुख का पर्यायवाची शब्द हम लोगों से पूछ रहा है, तो रुख का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, विटप। विटप यानी वृक्ष होता है, तो ये क्या हो गया,
रुख का परिवाची हो गया प्रसन्न फूल होता है, तड़का छौंक से मतलब है, हेरम गणेश की परिवाची है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शब्द ब्रह्मा का परिवाची नहीं है। अब यहाँ पे ब्रह्मा का परिवाची नहीं पूछ रहा है, ठीक है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज, तो इसमें से 3 जो होगा वो ब्रह्मा की परिवाची होगी। कौन कौन सा? कमलासन, चतुरानन और चतुर्मुख, ये क्या है? और ये तीनों ब्रह्मा की जो परिवाची है, ठीक है। ये पर्याय है, परिवाची है किसकी? ब्रह्मा की, ठीक है। ये तीनों। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसकी परिवाची है? ये चतुर्भुज भगवान विष्णु की परिवाची है, ठीक है, जिनकी 4 भुजाएं यानी अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज भगवान विष्णु की परिवाची है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रह्मा का परिवाची नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ब्रह्मा की परिवाची है, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा शब्द भ्रमर का परिवाची नहीं है। यहाँ पे भ्रमर, भ्रमर मतलब क्या हो गया? भंवरा होता है। भ्रमर, भ्रमर मतलब क्या होता है? भंवरा, भंवरा कह सकते हैं या मधुमक्खी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सलभ, चंचरीक, तिली, मुख और मिलिंद। इन चारों में से हम लोग को बताना है कि भ्रमर का परिवाची नहीं, यानी हम लोग यहाँ पे देख लिए भ्रमर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सलभ। सलभ क्या होता है? जो कीट पतंगे जो होते हैं, जो जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है कि लाइट का या लाइट को देखकर जो कीट पतंगे आकर्षित होते हैं उनको सलभ कहा जाता है, ठीक है। तो सलभ तो होगा नहीं, भंवरा से हम लोग को देखना है। सॉरी, यहाँ पे सलभ हो गया। चंचरीक, चंचरीक क्या होता है? चंचरीक ये भ्रमर या भंवरा है। चंचरीक मतलब भ्रमर, भ्रमर या भंवरा होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? भ्रमर या भंवरा। तो चंचरीक का ये परिवाची हो गई, तो ये तो होगा नहीं। सिली मुख, सिली मुख का क्या अर्थ होता है? सिली मुख का मतलब भी भ्रमर होता है, ठीक है। और मिलिंद, मिलिंद का मतलब भी क्या होता है? भ्रमर होता है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? ये भंवरा की परिवाची हो गई। और ये सलभ, सलभ क्या है? वो कीट पतंगे जो लाइट को देख के आकर्षित होते हैं और वहां लाइट के पास आ जाते हैं, उसको सलभ कहा जाता है। तो यानी ये भंवरा नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो भ्रमर के आप लोग परिवाची लिख सकते हैं भंवरा, मधुमक्खी, चंचरीक, सलीमुख, मिलिंद, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। अब यहाँ पे सौर की बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा आप लोग जानते हैं, तो सौर ऊर्जा, सौर ये किस मूल शब्द से बना हुआ है, यानी इसका मूल शब्द क्या है कि यहाँ से बन गया। ऑप्शन है सूर्य, सूर्य और सूर्य, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो सौर जो है, सौर ये सूर्य से मूल शब्द से बना हुआ है, यानी सौर ऊर्जा, ठीक। तो सौर ऊर्जा में जो सौर शब्द है वो ऊर्जा की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो जैसे कोई बोलता है कि सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा बोलता है, तो अब ये क्या कर रहा है? सौर ऊर्जा की विशेषता बता रहा है, यानी कि सौर ऊर्जा ने जो सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। यानी सौर क्या क्या है यहाँ पे? ये विशेषण है, यानी ऑप्शन देखा जाए तो सी इसका मूल शब्द है, यानी। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। अब इसमें यहाँ पे विशेषण का चयन करना है, तो विशेषण कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसका लड़का लंबा है, लड़का क्या है? लंबा है। तो यहाँ पे लंबा क्या बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंबा विशेषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे उसका क्या है? उसका ये सर्वनाम है, सर्वनाम, ठीक। अब यहाँ पे लड़का क्या है? लड़का संज्ञा है क्या है? ये एक क्रिया है, सहायक क्रिया, ठीक। तो यहाँ पे अब ये क्या है? विशेषण, विशेषण, ठीक। तो यहाँ पे उसका लड़का लंबा है, यानी लंबा लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का क्या है? लंबा है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा।
अब यहाँ प्रयोग के आधार पे पूछ रहा है कि पांडु शब्द क्या है, केवल विशेषण है, केवल विशेष से है, विशेषण और विशेष से दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसका विशेषण भी है और विशेष भी है। क्यों? क्योंकि पांडु, पांडु ये क्या है, एक संज्ञा है। संज्ञा जैसे महाभारत के पात्र में देखेंगे आप लोग कि पांडु कौन थे, वो जो पांचों पांडव थे उनके पिता का नाम पांडु था। तो यानी पांडु एक ये संज्ञा भी हो गया। ठीक, तो संज्ञा क्या होती है, विशेष सी होती है। संज्ञा को विशेष से कहा जाता है। अब विशेषण, विशेषण क्या कैसे होगा, विशेषण का अर्थ हो गया, यानी पांडु का अर्थ होता है पीला रंग भी होता है। क्या होता है, पीला रंग। तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि पीला रंग, यानी ये किसी चीज की क्या विशेषता भी बताएगा। पीला रंग है तो ये किसी की विशेषता भी बताएगा, यानी कि ये अगर देखा जाए तो ये विशेषण भी है और विशेष भी, यानी ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। गस्त, गस्त का विलोम शब्द है। गस्त क्या है, गस्त जैसे पुलिस को देखेंगे आप लोग कि वो लोग घूमते हैं, गश्त करते हैं, तो ये गश्त यानी घूमने फिरने से हो गया, घूमना फिरना। यहाँ पे सुप्त है, ग्राह्य है, मुक्त है, लुप्त है। तो सुप्त, अब यहाँ पे देखते हैं सुप्त का अर्थ क्या होता है। सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ, सोया हुआ। अब यहीं से पता चल रहा है कि पहले हम लोग सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। ग्राह्य, ग्राह्य के क्या मतलब होता है, जो स्वीकार किया जा सका हो उसको क्या कहते हैं, ग्राह्य कहते हैं यानी स्वीकार किया गया हो, स्वीकार किया गया हो, उसको ग्राह्य कहा जाता है। मुक्त, मुक्त मतलब बंधन से मुक्त हो, आजाद हो, आजाद, ये भी नहीं है। लुप्त, लुप्त मतलब गायब होना, गायब यानी अदृश्य होना। ठीक है, तो ये अदृश्य है, ऐसा है। सुप्त, तो गस्त मतलब घूमना हो गया, घूमना फिरना। ठीक है, छोटी की मात्रा होगी, घूमना फिरना। अब यहाँ पे सुप्त क्या हो गया, मतलब सोया हुआ है, इसका विलोम शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। इसी तरह आप लोग को सारे ऑप्शन को पहले चेक करना पड़ेगा, तब जाके अब इन सारे ऑप्शंस को मतलब आपको जब पता होंगे तभी आप यहाँ पे विलोम शब्द कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का यही फायदा होता है कि सारी चीजें आप लोग को पता चल जाती हैं, और इसी तरह एग्जाम में पैटर्न भी फॉलो करना है आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तिमिर, सबसे पहले तो हम लोग को वर्ड जो है उसको समझना जरूरी है, तभी आगे हम लोग चल के ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं जो इसका सही होगा। तो तिमिर, तिमिर का अर्थ क्या होता है, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंधकार या अंधेरा, या अंधेरा। ठीक है, तो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार या अंधेरा। ऑप्शन है इसका आलोक, किरण, रंगीन और रंगहीन। तो अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या होगा। तो तिमिर मतलब अंधकार हो गया। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या रोशनी भी कह सकते हैं आप लोग, प्रकाश की ये प्रवाची हो जाएगी, तो प्रकाश या रोशनी भी कह सकते हैं। किरण, किरण क्या होता है, प्रकाश का एक जो किरण होती है यह प्रकाश की एक रेखा होती है। प्रकाश तो होता है लेकिन एक प्रकाश की रेखा होती है, यानी किरण क्या होती है, प्रकाश की एक रेखा होती है। रंगीन, रंगीन का क्या होता है, रंगों से भरा हुआ होता है, और रंगहीन मतलब बिना रंग का। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो ऑप्शन ए सही होगा। क्यों, तिमिर मतलब अंधकार या अंधेरा होगा, आलोक मतलब प्रकाश या रोशनी होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 11 नंबर का। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है, यानी गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन सही होगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो यहाँ पे जो नटखट है ये बालक की विशेषता बता रहा है, क्या कि बालक वो नटखट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, यानी बालक के ये गुण बता रहा है, यानी नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, यानी ऑप्शन है हम लोग का क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है किसमें, पहले वाले ऑप्शन में।
दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से जो पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें क्या हो गया, ये बहुत जो लग गया है, बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, यानी संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण क्यों है, क्योंकि बहुत से पक्षी, और संख्यावाचक में एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ये सारी चीजें हमने विशेषण की क्लासिफिकेशन पिछली क्लासेस में पूरी हमने बताई हुई है कि किसका किसका कितने भेद है, 5 भेद है, 7 भेद है, 4 भेद है, ये सब सारे हमने भेद बताए हुए। वहां से आप लोग अगर पिछली भी क्लासेस नहीं देखी हुई तो वहां से जाके देख लीजिए। उसमें हमने सारे जब हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करा रहे थे, उसमें हमने अपने नोट्स के जो थे विशेषण का जो क्लासिफिकेशन आता है, बार बार डायरेक्ट वहां क्लासिफिकेशन से ही प्रश्न पूछ लेता है, तो वहां हमने वहां पे कराया हुआ, वहां से जाके देख लीजिए। बार बार एक ही चीज को बताने से टाइम वेस्ट होता है। और अगर आप लोग को जानने की इच्छा है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं उसके विशेषणों के, तो वहां से आप लोग जाके देख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको भी बता दें, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। तो यहाँ पे क्या है, यह भी संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, यानी यहाँ क्या है, संकेतवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का जो हम लोग का टॉपिक है, उससे प्रश्न यहाँ पे शुरू हो गया है। महत्व, वाल्मीकि, पैतृक और सन्यासी। यहाँ पे हम लोग क्या पूछा है, अशुद्ध। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महत्व सबसे पहला ही हम लोग का गलत लिखा हुआ है। क्यों, महत्व ऐसे लिखा जाता है, महत्व में आदत्ता होता है, महत्व ये होता है। ठीक, बी वाल्मीकि सही लिखा हुआ है, पैतृक भी सही लिखा है, सन्यासी भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। बाकी ये तीनों शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ पे शुद्ध पूछ रहा है। अब शुद्ध ऑप्शन क्या है, द्वारका, पूजनीय और पूज्यानीय, अंतर्ध्यान और अहिल्या। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो शुद्ध शब्द यहाँ पे द्वारका। नीचे दिए गए शब्द में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे द्वारका की शुद्ध वर्तनी है। द्वारका देखिए ये भी सही है, और एक द्वारका, ऐसे द्वारका न लिख के द्वारिका लिखा जाता है, द्वारिका जिसमें छोटी की मात्रा होती है, द्वारिका, ये भी सही है। और आम बोलचाल की भाषा में इसको लिखा जाता है, यानी द्वारका। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया। जैसे द्वारकापुरी, द्वारकापुरी, ये सब होता है। द्वारिका भी सही है, द्वारका भी सही है, इसका सही है। पूजनीय, पूजनीय क्या होता है, यहाँ पे पूज्यानिया नहीं होता है, पूजनीय होता है, तो ये गलत है। पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, पढ़ाऊ की मात्रा तो होता ही है, पूजनीय, ये हो गया पूजनीय। ठीक, अंतर्ध्यान भी गलत लिखा हुआ है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्ध्यान होता है। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया अंतर्ध्यान। और अहिल्या, अहिल्या भी ये गलत लिखा हुआ है, अहिल्या नहीं होता है, अहिल्या होता है। ठीक है, अहिल्या नहीं, अहिल्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे अंतर्ध्यान भी ये सही है, लेकिन अगर एप्रोप्रिएट देखा जाए तो द्वारिका यहाँ पे सही लिखा हुआ। अंतर्ध्यान भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो ये ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। तो इसका क्या है, शुद्ध शब्द पूछा था, शुद्ध द्वारका हो गया। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब यहाँ फिर से पूछा हुआ है, तो सबसे वर्तनी शुद्ध है। अभी हम लोग यहाँ पे देख के आए, सन्यासी की वर्तनी क्या थी, शुद्ध थी। सबसे पहला ही हम लोग को देखने को मिल रहा है सन्यासी की वर्तनी शुद्ध है, सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है। सॉरी, ऑप्शन बी में अकाल लिखा हुआ, अकाल नहीं होता, अकाल होता है। ठीक है, और रहता है, ना कि आ रहता है। अनुग्रहित, अनुग्रहित ना होके यहाँ पे अनुग्रहित होता है। जो अनुग्रह लिखा हुआ है, में ग्रह र की जो मात्रा लगी हुई है, नहीं री की मात्रा होती है।
अनुगृहित होता है। ठीक, आजीविका नहीं होता है, अजीविका होता है, अजीविका। तो इतनी माइनर माइनर सी चीजें आप लोग को ध्यान में देनी है, इतनी माइनर माइनर सी चीजें गलत हो सकती हैं। तो आजीविका ना होके अजीविका होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण हम लोग को देखना है। यहाँ पे उचित है, पांचवा है, कुछ है, तीन है। तो ये पांचवा, ये क्या है? संख्यावाचक हो गया। कुछ क्या है? ये भी संख्यावाचक। यहाँ पे देखा जाए तो तीन, तीन क्या है? यहाँ पे संख्यावाचक है, और जो कुछ है ये परिमाणवाचक है। ठीक है, परिमाणवाचक संज्ञा है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये संख्या, दो संख्यावाचक हो गए, 3 और 5, ये संख्यावाचक विशेषण। अब कौन सा बच गया? उचित। उचित क्या है हम लोग का? ये गुणवाचक विशेषण है। क्यों? कि जैसे देखा जाता है कि उचित निर्णय, उचित समय, तो ये क्या है? समय का व्याख्या मतलब विशेषण बता रहा है कि उचित, उचित समय पर जाइए, उचित निर्णय लीजिए। ये सब क्या है? तो यह किसी वस्तु या कार्य के जो गुणात्मक विशेषता है उसको बता रहा है, इसलिए इसको उचित क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये जो विशेषण दिए हुए हैं, जो विशेषण संज्ञा से नहीं बना हुआ है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, दानी, सुंदर, चमकीला, श्रीमान, ये तीनों क्या है? ये संज्ञा से बना हुआ है। और जो श्रीमान है ये विशेषण नहीं है, बल्कि ये सम्मान सूचक शब्द है। ठीक, तो क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ये सब सारे क्या है? दानी, सुंदर, चमकीला, ये सब विशेषण है। वह लड़की बहुत सुंदर है, वह बहुत दानी है, वह तारा बहुत चमकीला है। तो तारा क्या है? चमकीला विशेषता बता रहा है। लेकिन श्रीमान क्या है? यहाँ पे श्रीमान विशेषण नहीं है, बल्कि ये एक सम्मान के रूप में किसी के नाम के आगे लगाया जाता है। तो ये श्रीमान विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग को सही हो जाएगा, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, नहीं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से पूछ रहा है उत्तमा अवस्था, यानी सबसे उत्तम गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है? परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। सी है, इस पौधे में इतना पानी मत डालो। और डी है, विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं, और परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। अब यहाँ पे छात्र, छात्र की क्या विशेषता बता रहा है? कि छात्र होशियार है। अब होशियार में भी इसने एक उत्तम अवस्था, यानी एकदम एप्रोप्रिएट लगा दिया कि सबसे होशियार है, यानी छात्रों, एक होता है कि होशियार छात्र है। ठीक, अब जो कक्षा में है तो ये इसे बोल दिया कि ये होशियार छात्र है, लेकिन अब ये यहाँ पे उसी कक्षा में वो बैठा हुआ है और कहा जा रहा है कि परमानंद जो है सबसे होशियार छात्र है इस कक्षा में। ठीक है, तो अब उसमें और इसमें उसकी उत्तमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसमें जो सबसे जो है, अगर देखा जाए तो गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था वह होती है जो किसी गुण को तीनों स्तरों में, तीनों स्तरों कहने का मतलब है जैसे कि सबसे अधिक, सबसे अधिक बताती है, उसको क्या कहते हैं? उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तीनों स्तरों में, तीनों स्तर को मतलब क्या कह देते हैं? जैसे यहाँ पे हम लोग तीनों स्तर की बात करते हैं, तो तीनों स्तर की बात करें, जैसे सुंदर है। ठीक है, आराम से देखिए, सुंदर। ठीक है, एक अवस्था हो गई इसकी। दूसरी अवस्था अधिक सुंदर हो गया, अधिक सुंदर, जल्दीबाजी में लग गया, अधिक सुंदर हो गया। अब तीसरा उत्तमा अवस्था क्या हो जाएगा? तीनों स्तरों में जो सबसे अधिक बताता है उसको, यानी सबसे अधिक सुंदर।
ठीक है। तो ये तीसरा जो होता है उत्तमा अवस्था को बताता है, तो यहाँ सबसे होशियार छात्र, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा, जो कि उत्तमा अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, तो चंचल क्या है? तो चंचल गुणवाचक विशेषण है, साफ साफ लग रहा है कि सतीश चंचल बालक है, जो बालक है वो क्या है? चंचल है, ठीक, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो ये जो मानसिक है, मानसिक ये किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? मान, मानस, मनस और मनीष, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ये मान, मानस और मनस, मनीष, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनस। मनस जो मानसिक विशेषण है ये मनस से बना हुआ है। मनस क्या है? संस्कृत मूल का अर्थ है मनस, मन से संबंधित है। मन मतलब मनस, यानी मानसिक, यानी मन से संबंधित। मानसिक मतलब यहाँ पे मनस का मतलब होता है ऑन, सॉरी मन होता है, मनस का मतलब मन होता है, और यहाँ पे जो इक लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है मानसिक में, एक प्रत्यय जो लगा हुआ है यहाँ पे से मन हमने ले लिया, मन मतलब मनस मतलब मन हो गया, और एक प्रत्यय को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो मानसिक हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो मनस से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो जो चारित्रिक ये लिखा हुआ है, जो चारित्रिक विशेषण है शब्द का मूल शब्द कौन सा है? यहाँ पे मूल शब्द बताना है। तो चरित्र से चारित्रिक बना हुआ है, चरित्र प्लस एक, एक जो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है चारित्रिक में, जो चरित्र से संबंधित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? जो संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे 16, शोभन, शोभन, सोता, सोना। 16 क्या है? 16 षोडश से आया हुआ है, तो ये क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया, ठीक। 16 जो है क्या है? षोडश से आया हुआ है, षोडश से बना हुआ है। और यहाँ पे शोभना, शोभना क्या है? ये तत्सम शब्द है, जैसे कि तैसे इसको प्रयोग किया जाता है। सोता, सोता क्या है? संयन से बना हुआ है, ये संयन से बना हुआ है। और सोना, सोना का किससे बना हुआ है? स्वर्ण से बना हुआ है। तो ये अगर देखा जाए तो ये तीनों क्या हो गए? तद्भव शब्द हो गए, क्योंकि ये परिवर्तित बने हुए हैं, 16, सोता और सोना। शोभना जो है तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे तत्सम यहाँ पे भी बताना है, शिखा है, चंदा है, रात है और बात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, शिखा, ठीक। शिखा जो है ये संस्कृत शब्द है, तत्सम है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ही हम लोग का सही हो जाएगा, चंदा। चंदा अब देख लीजिए किससे बना हुआ है? ये चंद्र से बना हुआ है, तो ये इससे संस्कृत से परिवर्तित होकर चंदा बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। रात्र किससे बना है? रात्रि से बना हुआ है, ठीक, छोटी की मात्रा होगी। बात किससे बना हुआ है? तो बात भी ये तद्भव शब्द है, इसी इसको प्रयोग किया जाता है, यानी आम जो बोलचाल की भाषा में, यानी ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो तत्सम शब्द है शिखा, ठीक। नेक्स्ट है अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ क्या होता है? अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, अज्ञ ज्ञानी, अज्ञानी होता है। अब इसका ऑप्शन दिए विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ, अनज्ञ। सर्वज्ञ तो होगा नहीं, सब कुछ जानने वाला हो जाएगा। अनज्ञ, अनग होता, अग का ये परिवाची है, अग की क्या है? परिवाची है, ये परिवाची तो पूछा नहीं है। विलोम यहाँ पे यज्ञ, यज्ञ होगा नहीं, ये धार्मिक कार्यों से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन ए बच जा रहा है हम लोग का, विज्ञ। विज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी, ज्ञानी या जानकार होता है, ठीक है। ज्ञानी या जानकार होता है विज्ञ, विज्ञ का मतलब ज्ञानी या जानकार होता है। आप लोगों से कोई कुछ बोले तो बोल दीजिए ज्यादा आप अपने को विज्ञ ना बनो, यानी ज्ञानी ना बनो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब अज्ञानी, विज्ञ मतलब ज्ञानी, विलोम शब्द हो गया। नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द है। गौरव मतलब क्या होता है? गौरव मतलब होता है किसी चीज की महत्ता, महत्ता होती है, ठीक है।
प्रतिष्ठा होता है, गरिमा होती है, इसी को गौरव कहा जाता है। ऑप्शन है लाघव, लघुत्व, लघुता और लघुत्तम। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लाघव। लाघव मतलब क्या होता है कि सामान्यतः या साधारण होता है। लाघव मतलब साधारण, साधारण। गौरव का गौरव क्या है? प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गया, महत्ता हो गया, मतलब भारी चीजें जो हो गई ये हो गए यहाँ। और लाघव मतलब हल्कापन होता है, यानी इसका जस्ट अपोजिट है लघुत्व। लघुत्व क्या होता है? लघुता और लघुत्तम। लघुत्तम आप लोग जानते हैं सबसे छोटा लघुत्तम समावर्तक निकालते हो सबसे छोटा होता है, तो ये होगा नहीं, ठीक है। लघुता, लघुता में से छोटा होना होता है, और लघुत्तम लघुत्व मतलब भी छोटा होना होता है, तो ये इसका होगा नहीं ऑप्शन। ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? लाघव, ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है बहिरंग का विलोम शब्द है। अब यहाँ पे हम लोग को बहिरंग का विलोम शब्द बताना है। नीचे लिखा हुआ है सर्वांग, अतरंग, चतुरंग और अभज्ञ। तो यहाँ पे जो बहिरंग है, बहिरंग का क्या मतलब होता है? बहिरंग का मतलब है कि जो बाहरी हो, ठीक, क्या है? जो बाहरी हो उसको बहिरंग बोलते हैं। अब इसका हम लोग को उल्टा ढूंढना है, जो भीतर हो या अंदर हो। तो यहाँ पे सर्वांग, सर्वांग क्या मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है, संपूर्ण, ये होगा नहीं। अतरंग, अतरंग का मतलब क्या होता है? अतरंग का मतलब होता है कि जो अंदर हो, जो अंदर हो या भीतर कह सकते हैं, भीतर हो उसको अतरंग कहते हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चतुरंग भी देख लेते हैं। चतुरंग क्या है? चतुरंग का अर्थ होता है कि चतुरंग और अभज्ञ है, तो अभज्ञ जो ज्ञानी हो, जिसे किसी चीज का अनुभव या जानकारी हो, उसको क्या कहा जाता है? अभज्ञ कहा जाता है, या विशेषज्ञ कह सकते हैं, सबसे अच्छा विशेषज्ञ, ठीक है, विशेषज्ञ कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखा जाए तो जो बहिरंग का हम लोग को बताना था विलोम से, तो बहिरंग मतलब जो बाहरी हो, अतरंग मतलब जो अंदर हो, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26, साहचर्य का विलोम शब्द है। साहचर्य, साहचर्य सबसे पहले हम लोग को वर्ड को जानना होगा। साहचर्य क्या होता है? साहचर्य मतलब साथ रहना, साथ रहना, ठीक है, साथ रहना या सहजीवन, उसको साहचर्य कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है वैमनस्य, असहयोग, विनियोग, अलगाव, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखा जाए साहचर्य मतलब साथ रहना, अलगाव मतलब अलग रहना, दूर होना, अलग हो जाना, ये सब क्या है? इसका साहचर्य का विलोम शब्द है। वैमनस्य क्या होता है? शत्रुता होता है, शत्रु जो होता है या दुश्मनी करना होता है। असहयोग मतलब किसी का सहयोग न करना। और विनियोग, विनियोग क्या मतलब होता है? उपयोग करना या लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, विराट का विलोम शब्द है। अब यहाँ विराट, विराट मतलब विशाल होता है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? वृहद, वृहत छोटापन और क्षुद्र। तो विराट का वृहद होता है और क्षुद्र मतलब छोटा होता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 28, स्पर्श का, स्पर्श का विलोम शब्द है। स्पर्श मतलब छूने योग्य, जो छूने योग्य होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पर्श, ठीक है। अब इसका हम लोग जस्ट इसका उल्टा ढूंढना है, विलोम ढूंढना है, जो मतलब छूने योग्य नहीं हो। स्पर्श से क्या होता है? ये सब गलत लिखा हुआ है। स्पर्श, ऑप्शन हम लोग का डी सही हो जाएगा। अस्पृश्य होता है जो कि छूने योग्य न हो, यानी देखा जाए तो यहाँ पे अस्पृश्य सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। तो जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो शिष्य। शिष्य क्या है? शिष्य का मतलब होता है यहाँ पे कि जो गुरु से शिक्षा ले उसको शिष्य कहते हैं। आश्रमवासी, आश्रम में जो रहते हैं उनको, विद्यार्थी, जो विद्यार्थी है उनको विद्यार्थी। अंतेवासी, अंतेवासी का मतलब क्या होता है? जो गुरु के समीप, जो गुरु के समीप या नजदीक बैठकर, नजदीक
रहकर ज्ञान अर्जित करें, यानी अध्ययन करें, अध्ययन करें, उसे क्या कहते हैं? अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, उसे अंतेवासी कहते हैं। ठीक, तो यही हम लोग पूछ रहा था, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन डी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसके हृदय पे आघात हुआ है उसके लिए वाक्यांश तो मर्माहत। किसी को हृदय पे आघात हो जाए तो कहते मैं बहुत मर्माहत हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मर्माहत हम लोग को कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन इसका अगर हम लोग देखें तो मर्माहत, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उल्लंघन सही लिखा हुआ है, मनोरथ भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पे उज्जवल, उज्जवल में डबल जो होता है, अगर पिछली आप लोगों ने क्लासेस की होगी तो उसमें हमने बताया था उज्जवल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उज्जवल। ठीक, वात्सल भी सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी देखा जाए तो गलत है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? तो शब्द का शुद्ध रूप वर्तनी की दृष्टि से वेट करिएगा थोड़ा, यहाँ पे वर्तनी की दृष्टि से दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है? वंदना, 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 वंदना। तो यहाँ पे देखा जाए तो वंदना, यहाँ पे वंदना सही लिखा हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 33। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब यहाँ पे भी शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। वांग्मय, वांग्मय, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है, गलत हो गया। वांग्मय, वांग्मय और वांग्मय, बांग्मय, बांग्मय नहीं होगा। इन दोनों में तो इनमें ये सामान्य बोलचाल की भाषा में लोग लिख देते हैं, ये भी सही हो सकता है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी ये है, वांग्मय। ठीक है, वांग्मय ये सही है। ठीक, ये सही लिखा हुआ वांग्मय, क्योंकि ये जो अंग की मात्रा होती है ये आधा है वांग्मय, तो ये सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अगर ये ना दिया हो तो ये सही होगा, लेकिन अप्रोप्रिएट सबसे यही अगर दोनों दिया हो तो। नेक्स्ट है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए है पतिव्रता, साध्वा, विवाहिता, अनुरुक्ता। ठीक, तो पतिव्रता यहाँ पे क्या हो जाएगा? पतिव्रता, ऑप्शन ए हो जाएगा। विवाहिता भी तो हो सकता है, आप लोग के मन में आ रहा होगा कि विवाहिता भी तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके एक टेक्निकलिटी आप लोग जान लीजिए क्या है। यहाँ पे पतिव्रता किसको कहा जाता है? जिसका पति हो, जिसके लिए वो मतलब व्रत करती हो, उसके जीवन के लिए सारी चीजें करती हो, तो वो पतिव्रता है, यानी उसका पति क्या है? जीवित है, इसीलिए उसको पतिव्रता। साधवा, जिसका पति नहीं है उसको साधवा कहते हैं। विवाहिता, विवाहिता का अर्थ क्या है यहाँ पे? अगर इसकी टेक्निकलिटी में देखें हम लोग, अनुरक्ता क्या होता है? सबसे पहले ये तो जान लीजिए, अनुरक्ता मतलब प्रेमी होता है। ठीक है, तो प्रेमी तो होगा नहीं, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द। अब इसमें आयोग ने देखिए मतलब ऐसे प्रश्न को पूछता है, तो यहाँ पे विवाहिता, विवाहिता का अर्थ क्या होगा? होता है जिसका विवाह हुआ हो। ठीक है, अब जिस लड़की का विवाह हो गया है तो वो तो विवाहिता हो गई। ठीक, अब आगे चल के उसका पति क्या कर रहा है? उसका आगे चल के उसका पति अगर मर गया है, यानी मृत्यु हो गई, तब भी तो वो विवाहिता है। ठीक है, अब विवाहिता तो वो हुई, ऐसा तो है नहीं कि उसका पति मर गया तो विवाहिता नहीं है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जिस स्त्री का पति जीवित है, जीवित किसका है? पतिव्रता, यानी पति के लिए जो व्रत रख रही है पतिव्रता, यानी इसका क्या है? इसका पति क्या है? जिंदा है, यानी जीवित है, तो ये पतिव्रता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, न कि विवाहिता। विवाहिता का अर्थ हो गया कि एक बार विवाह हो गया तो वो स्त्री विवाहिता हो गई। ठीक, अब विवाहिता के बाद उसके पति अगर जीवित नहीं रहते हैं तो वो
भी तब भी विवाहिता कहलाएगी, अगर उसके पति हैं तब भी विवाहिता कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जिसका पति जीवित है उसको पतिव्रता कहते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35, सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का क्या विलोम शब्द होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले तो सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या होता है? सृजन, सृजन। ठीक है, निर्माण, ये सब क्या हो गया? सृष्टि का, सृष्टि शब्द का अर्थ हो गया। यहाँ पे ऑप्शन है विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। ठीक, तो विसृष्टि का मतलब होता है कि बाहर, बाहर निकास या विसर्जन, विसर्जन कह सकते हैं, वृष्टि। ठीक है, वृष्टि। प्रलय, प्रलय अगर देखा तो प्रलय जो होता है संहार या विनाश कह सकते हैं इसको। ठीक है, व्यष्टि, व्यष्टि ये कोई शब्द नहीं है। और समष्टि, समष्टि का अर्थ है कि यह समूह या समूहीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसको समष्टि कहते हैं। तो सृष्टि का विलोम शब्द हम लोग क्या कह सकते हैं? सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय, यानी ऑप्शन बी, जो कि विनाश हो गया। सृजन यानी निर्माण करना, प्रलय मतलब विनाश करना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द। इप्सित का विलोम शब्द है इप्सित। अब यहाँ पूछ रहा है कि इप्सित का विलोम शब्द क्या है। सबसे पहले आप लोग इप्सित का अगर जानते हो तो कमेंट करके बताइए प्लीज। अब यहाँ पे इप्सित ऑप्शन दिया, अभिप्सित, अनिप्सित, परोप्सित और सुनिप्सित। तो इप्सित का मतलब होता है यहाँ पे इच्छा। एक इच्छा, चाह, चाहत, ये सब क्या होता है? ये इप्सित का विलोम इप्सित है, इसका अर्थ है। अब इसके उल्टा हम लोग को विलोम शब्द ढूंढना है, यानी कि जो इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिप्सित, अभिप्सित का मतलब होता है चाहा हुआ, वांछित, वांछित चाहा हुआ। अनिप्सित का मतलब होता है कि अप्राप्त, अप्राप्त होता है या न चाहा हुआ, यानी ऑप्शन बी हम लोग को यहाँ पे सही हो जाएगा। परोपसित का मतलब होता है किसी को दिया हुआ, परोसा गया। और सुनिप्सित का मतलब होता है कि अच्छी तरह से इच्छित। तो यहाँ पे अगर हम लोग इप्सित इच्छा का देखें तो अनिप्सित होगा, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है जो अपने पद से हटा दिया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो पदच्युत, यानी ऑप्शन डी, किसी को उसके पद से हटा दिया जाता है तो बोला जाता है कि पदच्युत कर दिया गया, यानी ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे पदभ्रष्ट, यानी जो अपने पद की गरिमा को नहीं संभाल पाया, यानी भ्रष्टाचार कर रहा है, तो वो अपनी मर्यादा नहीं रख पाया, तो पदभ्रष्ट कहते हैं। पदानवत, इसको क्या कहता है? तो जिसे ठीक करना कठिन हो उसको क्या कहा जाता है? पदनावत कहा जाता है। पदनुगत, पदनुगत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए, सॉरी, पदनुगत मतलब पद के अनुकरण में चलने वाले को पदनुगत कहते हैं। और जो यहाँ पे पदनावत होता है, सॉरी इसको पीछे हम लोग गलत हो गया था, पद को प्राप्त किया हुआ यानी पदनावत होता है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को देखना क्या है? उपयुक्त, जो पद से हटा दिया गया पदच्युत, यानी ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट है जिस किसी वस्तु को स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। अब स्पृहा क्या है? स्पृहा है मतलब इच्छा। अभी हम लोग पीछे यहाँ पे देख के आए हैं। इस इप्सित, इप्सित मतलब इच्छा होता है और स्पृहा मतलब भी इच्छा होता है। निष्प्रिया, निष्प्रहा, निष्प्रह और निष्प्रिहीन, तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें से निष्प्रिय सही होगा। और निष्प्रिय का अर्थ होता है जिस किसी वस्तु की इच्छा या लालसा न हो। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका इलाज न हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए क्या शब्द उपयुक्त शब्द हो गया है? तो जिसका इलाज न हो सके मतलब असाध्य रोग हो गया उसको, मतलब कोई बोलता नहीं कि उसको असाध्य रोग हो गया। असाध्य रोग मतलब कि जब जिसका कोई इलाज ही ना हुआ, यानी ऑप्शन ए सही है, बहुत इजी ये है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा।
तो जिसका पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो सकता है? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। ठीक है, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसके लिए शब्द हो जाएगा प्रत्याशित, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूर्वानुमान या आशा की गई, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा वो है प्रत्याशित। यानी इसका प्रत्याशित का मतलब है कि पूर्वानुमान किया गया है, और यहाँ पे आशा न किया गया, जिसका पूर्व से कोई आशा न हो पूछा गया, तो यहाँ पे प्रत्याशित हो जाएगा। नेक्स्ट है 41, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। तो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कौन होता है? वक्ता। वक्ता तो होगा नहीं, वक्ता कौन होता है? ये भाषण देने वाले होते हैं अधिवक्ता। वक्ता का ही दूसरा रूप है जो लीगल काम करते हैं प्रवक्ता। प्रवक्ता ये किसी संस्था या दल के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी होता है, तो वो वक्ता अधिकारी मतलब वक्ता होता है, तो उसको प्रवक्ता बोलते हैं। वाचाल, वाचाल क्या होता है? वाचाल जो बहुत अधिक और अनावश्यक बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, तो अब बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन डी वाचाल। ठीक है, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध अंतर्धान, अंतर्धान, षष्टम, सहस्त्र, अनुसंगिक। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सहस्त्र तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सहस्त्र ऐसे नहीं लिखा जाता है, सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है। जो ये र यहाँ पे सहस्त्र त्र लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है। ठीक, सहस्त्र। ठीक है, जो ये र होता है पूरा र होता है, ये आधा स होता है, तो इसलिए पूरे स को लिख के उसमें ये हलंत वाली र लगा दी जाती है, तो ये पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सहर्ष, सहर्ष होता है ना कि सहस्त्र होता है। ठीक है, षष्टम, षष्टम सही लिखा हुआ है, और अंतर्धान भी सही लिखा हुआ है। अनुसांगिक, अनुसांगिक गलत लिखा हुआ है। अनुसंगिक नहीं होता है, आनुसंगिक होता है, अनुषांगिक होता है। सौ पे आ की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है, सहस्त्र गलत है। षष्टम और अंतर्ध्यान दोनों सही लिखा हुआ है। कहीं कहीं अंतर्ध्यान होता है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे षष्टम के साथ जाएंगे। षष्टम सही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। इनमें से एक शब्द का वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पे स होगा, अशुद्ध है। तो इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है। किसकी वर्तनी? अधीन है, भागीरथी है, जागृत है और अनुगृहित है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए अशुद्ध है तो जागृत, जागृत यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। जागृत नहीं, जागृत होता है, जागृत होता है, गृत नहीं होता है, ग्रत होता है। ठीक है, भागीरथी यहाँ पे सही लिखा हुआ है, अधीन भी सही लिखा हुआ है, अनुगृहित भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, भागीरथी क्या है? गंगा की परिवाची है, गंगा माँ की। और अधीन क्या है? जिसके नियंत्रण में किसी और के पास हो। और अनुगृहित, अनुगृहित का क्या है? जिसका उपकार किया गया हो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग को अशुद्ध देखना था, तो जागृत अशुद्ध है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ज्योत्सना। ऑप्शन सी सही होगा, ज्योत्सना। ठीक है, जिसमें आधा तो और आधा स होगा, वही ज्योत्सना सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, कश्यप। तो इनमें से सही होगा हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कौन है? ये तो ये प्रहलाद के पिताजी हैं। ठीक है, प्रहलाद के पिताजी को हिरण्यकश्यप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इंद्र का परिवाची नहीं है? अब यहाँ पे इंद्र का परिवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो इंद्र का परिवाची पुरंदर होता है, शक्र होता है, मघवा होता है। ठीक है, सुरेश होता है, सुरेश होता है, देवराज होता है। ठीक,
सुरपति होता है, अमरपति होता है, ये सब क्या है? ये इंद्र का परिवाची है। गणाधिदीप ये किसका परिवाची है? तो भगवान गणेश का परिवाची है। ठीक है, ये गणेश का परिवाची है। तो इसमें कौन सा शब्द इंद्र का परिवाची नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ का परिवाची शब्द है। तो हिरण्यगर्भ का परिवाची शब्द क्या है? तो हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है? सोने के गर्भ में रक्षित, सोने के गर्भ में रक्षित। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी। सोने के गर्भ में रक्षित, अगर नहीं आता तो आता हो तो कोई बात नहीं है। सोने के गर्भ में रक्षित होगा। ऑप्शन दिया हुआ है विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश। तो यहाँ पे विष्णु तो भगवान विष्णु तो होगा नहीं, महेश भी नहीं होगा, गणेश भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रह्मा। जो और ब्रह्मा का मतलब अर्थ होता है जो सृष्टि का आदिकरण, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत है, उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। सोने के गर्भ से रक्षित यानी ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी बी सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दास का परिवाची नहीं है? दास का यहाँ पे परिवाची पूछ रहा है। तो अनुचर, अनुचर का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ चलता है, सेवक हो। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो इसमें जो साथ साथ चलता हो सेवक हो, तो ये भी दास हो गया। परिकर, परिकर जो समान उपकरण या सामग्री लाता हो उसको परिकर कहते हैं। भृत्य, भृत्य यहाँ पे भृत्य होगा वेतन लेकर सेवा करने वाले को, भृत्य वेतन लेकर सेवा करने वाले को बोला जाता है। और सेवक, सेवक भी यहाँ पे होगा। परिकर यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। परिकर जो समान उपकरण या सामग्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, ना कि दास के लिए, यानी ऑप्शन बी सही होगा, जो कि दास का परिवाची नहीं है। नेक्स्ट है परिवाची शब्द का अर्थ है समानार्थी। ऑप्शन विलोमाची, विलोमाची, प्रतिलोमाची, समान भाषा, समानार्थी, यानी ऑप्शन डी समानार्थी। कहीं का भी परिवाची के शब्द पे बताया समानार्थी, इसका समानार्थी शब्द बताया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा परिवाची का दूसरा शब्द। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी, मितहारी। तो जो थोड़ा सा नपा तुला भोजन करता है उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप लोग अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा मित, मिताहारी। मित मतलब सीमित होता है, सीमित, और मिताहारी मतलब क्या होता है? आहार होता है, आहार। मिताहारी यानी सीमित जो भोजन करता है उसको क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्षेत्र, गधा, गाय, घर। कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा क्षेत्र, क्योंकि गधा किससे बना है? गर्दभ से बना है। ठीक, गाय किससे बना है? गौ से बना है। और घर किससे बना है? घर गृह से बना है। ठीक है, ये सब तद्भव हो गया, क्योंकि ये संस्कृत से परिवर्तित होके बने हैं और ये संस्कृत एज इट इज यूज किया जाता है क्षेत्र, तो वो तत्सम शब्द हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुई है क्या कहलाती है? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न यानी संस्कृत से हिंदी में आई है, उत्पन्न हुई है, विकसित हुई है, को क्या कहलाता है? तद्भव, यानी ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है दांत, अधर, आंख और कान। तो इसमें से कौन सा शब्द दांत तद्भव नहीं है? दांत यहाँ पे तद्भव है, आंख भी तद्भव है, कान भी तद्भव है। अधर, अधर ये तत्सम शब्द है। ठीक है, क्योंकि दांत किससे बना हुआ है? दंत से बना हुआ है। आंख किससे बना हुआ है? अक्षी से बना हुआ है। और कान किससे बना हुआ है? कर्ण से बना हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गए, क्योंकि परिवर्तित होकर बने हैं। अदर क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अदर तत्सम शब्द है। ठीक, नेक्स्ट है मीनाक्षी का परिवाची शब्द है। तो मीनाक्षी, सबसे पहले तो मीनाक्षी का है मतलब जिसके नेत्र मछली के समान हो उसको मीनाक्षी बोलते हैं। ठीक है, जिसकी नेत्र मछली के समान सुंदर हो
उसको मीनाक्षी कहा जाता है। ऑप्शन ए सुंदरी, दुर्गा, मछली और लक्ष्मी। तो माता दुर्गा की जो आंख है वो मीनाक्षी की तरह यानी मछली की आंख की तरह सुंदर है, यानी ऑप्शन बी सही है। और लक्ष्मी ये धन की देवी होती है, ये मछली है, तो मछली से मतलब मछली की आंख से मतलब है, मछली से नहीं मतलब है। सुंदरी यहाँ पे सुंदर से मतलब नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा शब्द नाग का परिवाची नहीं है? सर्प नाग का परिवाची है, ठीक है। अहि भी नाग का परिवाची है, विषधर भी नाग का परिवाची, तुरंग, तुरंग ये अश्व घोड़ा के परिवाची है, ठीक है। ये तुरंग घोड़ा का परिवाची, ठीक है। जिसको जिसको घोड़ा की परिवाची आती है वो आज घोड़े की परिवाची कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताइए। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दैत्य का परिवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द दैत्य, दैत्य मतलब राक्षस, दानव, राक्षस हो गया, दानव हो गया का परिवाची, और निशाचर हो गया भूसुर। भूसुर का क्या अर्थ होता है? भूसुर का अर्थ होता है पृथ्वी के देवता है, यानी भूस्वामी, पृथ्वी के देवता यानी भूस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जिसे जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसके लिए क्या होता है? अजय, ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अट्टालिका क्या होती है? मतलब जो अट्टालिका उसको बोलते हैं जो विशाल एक तो जो बड़ी से भव्य इमारत होती है उसके ऊपर, महल के ऊपरी मंजिल को क्या होते हैं? अट्टालिका बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अटाला, अटल, अटारा और अटारी, अब यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अटारी सही हो जाएगा। अटारी किसको बोलते हैं? जिसका अटारी का अर्थ होता है मकान के ऊपरी या बाहरी निकली हुई मंजिल को बोलते हैं, उसी को अटारी बोल जाते हैं। अटारी पे मतलब रेलिंग जो होती है उसको अटारी बोलता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द को पहचानना है। आलस, पुष्ट, अंधकार, उल्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आलस है ये क्या है? तद्भव शब्द है, बाकी ये सब क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। जैसे संस्कृत में जैसे कि तैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए, आलस किससे बना हुआ है? आलस से बना हुआ है, तो इसलिए ये परिवर्तित हो गया, तो तद्भव शब्द हो गया। आलस क्या है? तत्सम है, और आलस क्या है? तद्भव। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यानी ये जो शब्द दिया हुआ है इच्छु, इच्छु का तद्भव रूप क्या है? ईक, यानी ऑप्शन सी सबसे पहले ही क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी इसी पे एक दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन में एंड हो रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने 60 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। इन 60 प्रश्नों को समझाते हुए आप लोग को हमने 57 मिनट में कंप्लीट किया है। बाकी आप लोग लगभग 60 प्रश्न करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। बाकी आप लोग को जो 15 मिनट बचेगा शेष, उसको आप लोग जीएस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब पेपर एक साथ ही होगा 200 नंबरों का, और जो कि 3 घंटे का होगा। तो जो हिंदी का जो पहले टाइम वेस्ट हो जाता था, लगभग सब लोग 40 से 45 मिनट में हिंदी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। जो 15-20 मिनट का जो समय बचता था अब वो यूज हो जाएगा किसमें? जीएस वाले पेपर में। ये बहुत एक अच्छा ही कदम था। चलिए इसी के साथ अपने क्लास को समाप्त करते हैं। जो कुछ भी आप लोग को पूछना हो इस मैसेज पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, ओनली व्हाट्सएप, नॉट फॉर कॉल। और यूट्यूब पे आप लोग क्लासेस देख ही रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल लाइक कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट का अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल को @career study 7 हैंडल का नाम है, वहाँ से आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और बाकी सब सारी चीज़ें आप लोग को आरओ से रिलेटेड PYQs मैडम आपकी कराती हैं वहाँ पे। साइंस से रिलेटेड PYQs हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड PYQs हो गया है, और पॉलिटी से रिलेटेड PYQs हो गया। अब कुछ ही दिनों में आप लोग को करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और जो अभी एनालिसिस चल रहा है कि यहाँ पे जो जनगणना से प्रश्न आते हैं और जो यूपी स्पेशल है उसके कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, उसको जल्दी ही आप लोग को उसका भी कंटेंट मिलेगा। जुलाई से पहले ही आप लोग को मिल जाएगा सारा मटेरियल। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं आप लोग से मिस ना हो जाए।
तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।